बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भी बहुत ख्याल रखे होंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात कुछ इस तरह से करना चाहूँगी कि हम ना एक दूसरे की टांग बहुत खींचते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम सामने वाले को ये बताएं कि तुम नीचे हो और मैं बहुत ऊपर हूँ, और मैं जो हूँ तुमसे ग्राफ में जो है ना, और क्लास में जो है ना, और हर चीज़ में, स्टेटस में जो है ना, मैं तुमसे बहुत ऊपर हूँ। मोस्टली औरतों को भी बहुत शौक़ होता है इन चीज़ों का। अगर सहेलियाँ आपस में भी मिलती हैं और किसी का स्टेटस ऐसा है कि किसी का मियाँ जो है बहुत इस्टेब्लिश है, अच्छा उसका कारोबार है, काम करता है, अच्छा टाइकून है, अच्छी गाड़ियाँ हैं उसकी, तो वो जो बेगम साहिबा हैं वो अपने मियाँ की गाड़ियाँ भी चलाती हैं, ज़ाहिर सी बात है, अपने मियाँ के लाविश घर पे भी रहती हैं। ऑल्दो हम बार बार कहते हैं ना औरत का कोई घर नहीं होता, तो वो औरत का ही घर होता है, क्योंकि उसको संवारती है, निखारती है, उसको सजाती है, उसको घर बनाती है अपने खुलूस से, अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपने रिश्तों से। मगर उसके बावजूद जब वो चीज़ें बाहर जाके अपने रिश्तेदारों में, जिनके पास इतने साहिब हैसियत नहीं है, या अपनी सहेलियों में, या दूसरे ऐसे लोगों को जिनके सामने वो दिखावा कर सकें, जब शो ऑफ़ करके मेरा मियाँ तो ये है, मेरा मियाँ तो मुझे ये करता है, मेरा मियाँ तो मुझे ऐसी चीज़ें देता है, मेरे मियाँ ने तो मुझे ये फ़लानी चीज़ दिलाई, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास। अब जिस औरत के मियाँ ने बेचारे नहीं दिलाई या अफोर्ड नहीं कर सका, ऐसा मकसद नहीं है कि नहीं दिलाई या अफोर्ड नहीं कर सका, उस सीन में ये होता है कि उस औरत के दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा मेरे मियाँ ने तो ये किया ही नहीं है, अच्छा इस वाली मेरी जो सहेली है, इसके मियाँ ने तो उसके नाम घर कर दिया, मैं जिस घर में रहती हूँ मैं उसके झाड़ू पोछा सफाई बर्तन काम बच्चे सब देखती हूँ, मगर मेरे मियाँ ने तो ये घर मेरे नाम ही नहीं किया। अब इस तरह से ना चीज़ें झगड़े में लेकर आ जाती हैं, बात वहाँ पे झगड़े पे आ जाती है, क्योंकि औरतों के दिमाग में फतूर आ जाता है, बात ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं ना, आपको किसी का घर ख़राब करना है तो थोड़ी सी बात डाल दो। तो ये जो सहेलियाँ होती हैं, जब अपनी शो ऑफ वाली लाइफ दिखा के चली जाती हैं दूसरी किसी सहेली को, तो वो अपने घर को ना ख़राब करना शुरू कर देती है। तो मेरा आपको आज ये मशवरा है कि अगर आपने किसी अपनी दोस्त की लाइफस्टाइल ऐसी देखी है कि ऐसे है, या उसके आपने पेपर्स भी देख लिए कि उसके मियाँ ने उसके नाम घर कर दिया, ऐसी डायमंड ज्वेलरियाँ दिला रहे हैं और क्रूज़रों से उतर रही हैं वो, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मियाँ की ज़िंदगी अजीरन कर दें और उनको फोर्स करें। आप ये भी तो देखें, हो सकता है कि उसका मियाँ उसको इतना प्यार ना करता हो, उसको टाइम ना देता हो, दोस्ती यारी में घूमता है, और किसी पार्टियों में आजकल जैसे चल रही हैं नशे तमाशे शराबों की पार्टियाँ, वहाँ उसने अपनी महफ़िलें सजाई हों और बीवी को जो है ना वो बिज़ी रखना चाहता हो। और हो सकता है आपका जो हस्बैंड है वो आपको बहुत टाइम देता हो, आपकी इज़्ज़त करता हो, मगर आपको इतनी चीज़ें मुयस्सर नहीं कर सकता। तो हर चीज़ का पहलू देखा करें कि किस जगह पर आपकी ज़िंदगी सेटल है। अपने ज़िंदगी में अपने घर को ख़राब मत करें किसी और की लाइफस्टाइल को देखें। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर। वैसे तो अक्टूबर का पूरा महीना हमने कैंसर के ऊपर बात करके उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, मगर अभी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, आपको मुतारिफ़ करवाना है। ये है कोएबुलेशन। एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कुछ अर्सा पहले ही ये हमें ख़बर मिली थी कि मियो हॉस्पिटल में एक जो मशीन है वो इंस्टॉल की गई है, ठीक है, जो कि कैंसर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम करती है। अब उसके बारे में ना बहुत से लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशंस नहीं है, इंक्लूडेड मी। तो जो चीज़ें मेरे पास आई हैं, रिसर्च आई है, इसी हिसाब से हमने शो प्लान किया। मगर देखिए, ये जो लोग हैं और कैंसर के अगर पेशेंट्स हैं, जिनके घरों में अगर कोई कैंसर पेशेंट है, उनको इसकी इन्फॉर्मेशन होना मस्ट है कि ये कौन सी मशीन है जो मियो अस्पताल में आई थी, जो काम कर रही थी, अब किन किन हॉस्पिटल्स में दस्तयाब है और ये किस तरह से काम करती है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, और आज आपके लिए इसी रहनुमाई के लिए यहाँ पे मदऊ किया गया है इनको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये काम अच्छा किया है। वो कहते हैं ना, जाड़ा चढ़ने से पहले और जब जाड़ा उतर रहा हो तो उस वक्त आपने जो है ना गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देने। तो यू लुकिंग वेरी नाइस। आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया सर्दी से, है ना जी? सर, आज हम बात करेंगे इस मशीन के ऊपर। प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि व्हाट इज़ कोएबुलेशन। को क्या है, एबुलेशन क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। बेशुमार लोग हमारे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं कि मशीन क्या है, ये क्या करती है और क्या कुछ कर सकती है। अच्छा, को से मुराद होती है कंबाइंड दो। बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो लेटेस्ट तरीके थे उनमें से एक ये है कि हम कैंसर को अगर उसके सेल्स को किसी हद तक -डिग्री में यानी फ्रीज़ कर दें
तो कैंसर के सेल की डेथ हो जाती है। ये टेक्निक चल रही थी पहले भी। दूसरी टेक्निक ये थी कि उन्हीं सेल्स को अगर आप हीट कर दें तो जो बाकी सेल्स रह जाते हैं, जो उससे जो कोल्ड से नहीं डेथ होती, वो जो हीट से उनकी डेथ हो जाती है। यानी अब कैंसर को ट्रीट करने के आमतौर पे 2 तरीके थे, एक हीट करके जिसका माइक्रोवेव या जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से करते थे, और एक उसको ठंडा करके। तो ये टेक्नोलॉजी वो है जिसने दोनों को कंबाइन कर दिया। क्योंकि बाज़ औक़ात हीट करने में कुछ सेल्स रह जाते थे, बाज़ औक़ात कोल्ड करने में कुछ सेल्स रह जाते थे। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने दोनों को इकट्ठा कर दिया। यानी हम पहले कैंसर के अंदर जाके पतली सी सुई से उस सारे सेल्स को -195 डिग्री पे फ्रीज़ करते हैं, जैसे सेल्स की डेथ हो जाती है। जो बाकी बच सकते हैं फिर हम उसी सेल्स को वहीं पे ही +84 डिग्रीज पे जाके उसको हीट करते हैं। पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये सब मशीन जी, पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, और उस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और ये तकरीबन 1 घंटा लगता है। और उसमें जो लोकल कैंसर जहाँ पे ये है उसकी डेथ हो जाती है, उसके सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो है वो लोकल भी नहीं दिया जाता कि एनेस्थीसिया फुल बॉडी नहीं किया, मगर थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया कुछ तो करते होंगे जी? उसमें हम करते ही, वैसे तो पेन नहीं होती, लेकिन चूँकि एक प्रोसीजर है, एक थिएटर में होता है, उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या CT स्कैन के ज़रिए, तो उसका अपना एक माहौल होता है। तो एंग्जाइटी के लिए फिर हम एनेस्थीसिया के लोग हमारे साथ होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम। ये इसको हम कहते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। कि एंग्जाइटी के लिए थोड़ा सा उनको पेशेंट को सुला दिया, जो GA जो होता है नहीं वो नहीं देते। अच्छा, और कितनी देर का ये प्रोसीजर? ये तकरीबन 1 घंटा लगता है। अच्छा, तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटे। 1 घंटे में कैंसर ख़त्म? जी हाँ, ये, लेकिन इसमें सिर्फ ये है, इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो क्लियर करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ शराइत हैं, हर एक का नहीं हो सकता, हर स्टेज के कैंसर का नहीं हो सकता। अच्छा, उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज हो। हाँ। अभी ये फैला ना हो। अगर ये किसी और मसलन हम 4 ऑर्गन्स का ये करते हैं, हाँ। ब्रेस्ट का करते हैं, हम लिवर का करते हैं, उसके बाद लंग्स का करते हैं, और फिर किडनीज़ का करते हैं। सर, मोस्टली जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं वो तो 4th स्टेज, 3rd स्टेज, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे होते हैं। उनकी हम पहली स्टेज पे तो पता ही नहीं लगता फिर किस तरीके से मशीन काम करेगी अगर ये सिर्फ पहले स्टेज पे काम कर रही है। आपको अंदाज़ा नहीं है, लोगों में अब तो अवेयरनेस बहुत बेहतर हो गई है, और लोगों को फ़ौरन आइडिया हो जाता है। और आप लोगों के मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से अब हमारे पास बहुत लोग आते हैं जिनको ज़रा से भी कोई बॉडी में चेंज महसूस होती है, और ये छोटे शहरों से भी, गाँव से भी लोग आते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों ने, मीडिया ने उनको इतनी अवेयरनेस दे दी है कि फर्स्ट स्टेज पे लोग आ जाते हैं। क्योंकि हम पेशेंट सिलेक्शन का हमने बड़ा एक सख्त क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि हर पेशेंट का चूँकि नहीं होता, तो लोगों को ये एतराज़ ना हो कि जी फलां का कर दिया तो हमारा क्यों नहीं किया, उसका क्यों, चूँकि एक महंगा प्रोसीजर है। अच्छा, जी हाँ। हाँ सर, इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद कि ये कितना कॉस्टली है, आम बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। एक ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है या आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारे पास जो है ना रहनुमाई के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम आपको पता है कैंसर की जो मशीन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आज ये सारे जो सवालात हैं जो मेरे दिमाग में हैं वो आप सुन रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा। अच्छा, आपने ये भी बताया कि ये जो मशीन है इसके साथ फिर अगर रेडिएशन जैसे आम किसी इलाज में ज़रूरत होती है, कीमो की ज़रूरत होती है, तो फिर इस कैंसर के इलाज की ये जो मशीन अगर इसमें इस्तेमाल करें, इसमें कीमो और रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती? अच्छा, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, पेशेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। जब हम पेशेंट सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पूरा बोर्ड है जिसको हम MDT कहते हैं। उसमें सर्जरी के लोग, हम रेडियोलॉजी के लोग, एनेस्थीसिया के लोग, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर स्पेशलिस्ट उस बोर्ड में शामिल होते हैं। अब उसमें पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं जी कि इस पेशेंट की कोएबुलेशन होनी चाहिए। उसको फिर हम अपने पास बुलाते हैं, उसके हम कोएबुलेशन करते हैं। 24 घंटे बाद उनका दोबारा मुआयना करते हैं, फिर हम उनको ऑन्कोलॉजी भेज देते हैं, कैंसर वार्ड के अंदर उनसे राय लेने के लिए। मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भी देख सकते जी, इज दिस मशीन, दिस वन? जी, ये मशीन है, बिल्कुल यही मशीन है। ये तकरीबन कोई पूरा प्रोजेक्ट $2 मिलियन का है, इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा जी, तो उसमें फिर ये होता है कि ये एक मशीन का साइज़ इस तरह बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि हम इसको मूव कर सकते हैं। हम कुछ प्रोसीजर CT स्कैन पे करते हैं, कुछ प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड पे करते हैं। अच्छा, तो ये ऑल गाइडेड है, मतलब पूरी प्रिसाइजली देख के चेक करके फिर ये होता है। अच्छा। लेकिन इट्स सेफ, इट्स वेरी इफेक्टिव,
और लेकिन उसके लिए चंद मैंने आपको बताया ना पेशेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जिनका हम कर सकते हैं फिर हम उन्हीं का ही करते हैं, बाकियों का नहीं करते। और आप इसकी कॉस्ट के बारे में बता रहे थे, ये बड़ी महंगी है जी, इलाज इस सेंस के में है लिए कि जो या? इसमें एक प्रोब यूज़ होती है, जब ये शायद दिखाएंगे उसमें एक लंबी सी समझे जैसे नीडल होती है, उसको हम प्रोब कहते हैं। जो एक प्रोब की कॉस्ट है तकरीबन $5,500 है। अच्छा। तो एक पेशेंट पे 2 भी इस्तेमाल हो सकती हैं, एक पेशेंट पे ज़रूरत पड़ी तो 3 भी यूज़ हो सकती हैं, यानी तकरीबन $10,000 से $15,000 एक पेशेंट पे खर्चा आ सकता है। तो हमने 2 तक प्रोब यूज़ किए हैं, और अगर आप इसी तरह देख लें तो ये तकरीबन कोई 25-30 लाख रुपया बनता है। जी जी। फिर ये जो गवर्नमेंट अस्पतालों में इंस्टॉल की गई है, जैसे म्यू में भी, और कौन कौन से अस्पतालों में, तो वहाँ नहीं, भी अभी फ़िलहाल सिर्फ म्यू में, सिर्फ म्यू में, सिर्फ म्यू, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ म्यू में, और इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ये मशीन दी है, उसके साथ सारी फैसिलिटीज़, और साथ उसके साथ ये जितनी प्रोब्स हैं ये सब हमारे पास 250 पेशेंट्स की तकरीबन ये प्रोब्स मौजूद हैं। मियो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 15 लाख रुपए ऑलमोस्ट बनता है पाकिस्तानी सिर्फ प्रोब का। अगर आप पूरे प्रोसीजर की कॉस्ट देखें, जिसमें सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, पूरा अमला है, तो ये कॉस्ट कहीं 30 लाख 25 से 30 लाख बन जाएगी। तो सुनिए, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल फिलहाल म्यू में, हाँ। जैसे मैडम जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब जब आई थी तो उन्होंने 5 और मशीन्स का ऐलान किया था, उनके ऊपर भी काम जारी है। मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी वो भी आ जाएंगी, एक बहावलपुर वाली साइट पे, एक मुल्तान में, और एक शायद फैसलाबाद या पिंडी, और बाकी जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है बाकी उसमें होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ जैसे म्यू हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जी। तो अब यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कुछ पे नहीं करना पड़ेगा जी, जितना भी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, इसमें कोई जो पेशेंट को 1 रुपया भी नहीं लगता, सब कुछ यहीं पे होता है, एडमिशन भी यहीं पे होता है, टेस्ट भी यहीं पे होते हैं, इसके अलावा हम प्रोसीजर भी यहीं पे करते हैं। उसके बाद अगर सीटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो भी यहीं पे हमारे म्यू में होता है। हमारी फैसिलिटीज़ सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हमारी म्यू हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन नीडल है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसका इतना पैसा देना पड़ रहा है? $5,000। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है, और इसमें ये देखें कि ये हर जगह पे तो है नहीं, दुनिया में चंद सेंटर्स हैं इस पूरे इलाके में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे किसी के पास भी ये नहीं है। और पाकिस्तान में सिर्फ ये फर्स्ट सेंटर है म्यू हॉस्पिटल जहाँ पे हमें ये फैसिलिटी मिली है, वी आर यूजिंग इट। तो इसलिए बड़ी, अमेरिका में भी, सऊदी अरेबिया में बड़े लिमिटेड सेंटर्स हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, ये ऑब्वियसली इसकी R&D में बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए इस हिसाब से ये बहुत महंगी है। अभी देखें ना, 1 घंटे में पेशेंट को पता भी नहीं चला, और उसके बाद आपने पेशेंट को ख़त्म, जो कैंसर ख़त्म हो गया। ख़ास तौर के ऊपर जो चाइना में तकरीबन 200 हॉस्पिटल्स हैं, 200 हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही है, और इसका और इस्तेमाल अभी हम जो अभी नहीं कर रहे, उसमें जो ख़ास तौर पे वो पेशेंट, यंग पेशेंट्स, वो जिनको एक गिल्टियाँ ब्रेस्ट में निकल आती है, उसको हम फाइब्रोएडिनोमास कहते हैं, वो कॉस्मेटिकली जब सर्जरी करेंगे तो वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर हम इस मशीन से उनको ट्रीट करें तो उनको, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, कॉस्मेटिक को फिगर भी नहीं, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और पेशेंट विल बी फ्री ऑफ दैट डिजीज़। अच्छा, ये जो कोएबुलेशन है, ठीक है, ये मशीन कैंसर के जो सेल्स हैं उनको फ्रीज़ करता है, उनको हीट करता है, उनको हीट अप करके ख़त्म करता है। अब वो जो कैंसर के जो सेल्स हैं, उसमें से तो कहा जाता है कि उसमें से कोई भी एक सेल अगर ज़िंदा रह गया तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलता है इस मशीन के ज़रिए कि जो आप लोगों ने कैंसर के सेल्स हैं जो फैले हुए हैं, वो सारे सेल्स को ख़त्म कर दिया, कहाँ तक वो फैला हुआ है, ये सब कुछ कैसे आपको पता चलता है? ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। अच्छा, हम करते ही है कि पेशेंट की सिलेक्शन के बाद हम उसके पूरे टेस्ट कराते हैं। अच्छा। उसके पहले सीटी स्कैन कराते हैं, बोन स्कैन कराते हैं, बाकी सारे टेस्ट करा के ये कंफर्म करते हैं कि ये जो कैंसर का हिस्सा है, जो इसी साइज़ का तकरीबन 4 सेंटीमीटर से छोटा जो कैंसर है, वो यहीं पे है, जिस्म के किसी और हिस्से में नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया काफ़ी सख्त है। उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो 24 घंटे बाद हम दोबारा पेशेंट को चेक करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसका सीटी स्कैन करके चेक करते हैं या बायोप्सी करके चेक कर सकते हैं। अच्छा। ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। इसीलिए अगर कुछ शक भी हो तो पेशेंट ऑन्कोलॉजी में जाएगा, उसको हो सकता है कीमो की या रेडियो की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो डिपेंड करता है, हमारी ऑन्कोलॉजी के लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी जहाँ पे कैंसर था उसको वहीं पे ख़त्म हो जाए ताकि आगे ना जाए। ओके। कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो आपको लगता है अभी लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं अभी इस मशीन की, इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तो कोई ऐसा डर, कोई ऐसा खौफ, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो अगर बताना चाहें? हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं और हमारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है, एक ऐप बनाई है जिसको KEMU म्यो कोएबुलेशन क्लिनिक ऐप कहते हैं। KEMU म्यो कोएबुलेशन क्लिनिक ऐप के नाम से
आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारा क्राइटेरिया दिया गया कि पेशेंट को खुद बता सकता है कि जी मेरा इतने साइज़ का ट्यूमर है, यहाँ पे है या एक से ज़्यादा है। उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी उसी के ऊपर ही। तो हमारे अपॉइंटमेंट लिख चुके, हमारे पास सारे पाकिस्तान से लोग आए शुरू में, और हर किस्म के पेशेंट्स लोग आए, जिनको फोर्थ ग्रेड था वो भी आए, जिनको कोई लीकीमिया था यानी ब्लड का कैंसर था वो भी आए, जिनको ब्रेन का कैंसर था वो भी आए। हमने सिर्फ उनको बताना ये चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड पेशेंट्स में है, लेकिन जिनमें है उनमें बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इतने मरीज़ भी बहुत हैं हमारे पास, लंग्स के, ब्रेस्ट के और ख़ास तौर पे लिवर के और किडनी के पेशेंट्स बहुत हैं जो फर्स्ट ग्रेड में हैं, और जिनको उन्हीं को ट्रीट कर दें हम तो अल्लाह करे वही उनके लिए बहुत बेहतर है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और आई होप कि ये जो मशीन है, टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अभी आपने सुना डॉक्टर साहब से, ये अगर कोई पेशेंट है कैंसर का तो उसके लिए बहुत कारआमद हो। मगर मेक श्योर कि जो आपकी कैंसर की जो आपकी एक ट्रीटमेंट जो होनी है वो आपके स्टेजेस जो हैं वो फर्स्ट स्टेज पे आपको पता चल जाए। इसलिए अपने टाइम पे चेकअप्स करवाया करें और अपना ख़ुद एग्ज़ामिन भी किया करें, अपने आप को खुद जो है ना डिले मत करवाया करें किसी भी चेकअप से, किसी भी परेशानी से फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया करें, ताकि आपको कोई भी अगर मसला है तो वो बहुत जल्दी स्टेजेस पे आपको पता चल जाए और आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें। थैंक यू सर, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अब जो सेगमेंट है हमारा नाज़रीन वो है चर्बी कम कैसे की जाए, मगर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थाइस की चर्बी कैसे कम की जाए। मोस्टली जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुबले भी ऐसे नहीं होते, थोड़े से मिड फिगर के होते हैं, मगर उसके बावजूद उनकी जो फिगर लाइन में जो थाइज़ एरिया है जब, तो वो बहुत हैवी होता है, बहुत बुरा लगता है। कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हैं कि जब वो पैंट वगैरह पहनते हैं तो उनका सिर्फ थाई वाला जो एरिया है ना वो इतने अजीब शेप में होता है। कुछ लोगों के शायद जेनेटिक भी होता है, मगर कुछ लोगों को उनकी जो चर्बी है वो जाके लगती है उनके थाइस पे। इस बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सलमान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और सलमान फ़िरोज़ साहब हमारे पास आते रहते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। तो इनसे आज पूछेंगे कि थाइस का जो फ़ैट है वो क्या एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी दिक्कत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये थाई का जो फ़ैट है जिस्म में सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है, तो मर्द हजरात में हो जाए तो और बुरा लगता है, क्योंकि औरतें जो हैं पाकिस्तान में तो इस तरह के कपड़े पहनती हैं कि शलवार कमीज़ या ढीली ढीली कोई अगर ऐसी चीज़ें पहन ली तो उसमें कवर हो जाता है, फील नहीं होता। मर्द हजरात को मोस्टली जो है ना बाहर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, काम करना होता है, पैंट वगैरह पहननी होती है, तो थाई की वजह से दे डोंट लुक गुड, राइट। तो अब इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? अच्छा, इससे ना फ़ैट की एक्यूमुलेशन, मतलब फ़ैट हमारे जिस्म में किस तरह इकट्ठा हो रहा है, ये मेल और फीमेल में वेरी करता है। मेल में ज़्यादातर इस फ़ैट को कहते हैं एप्पल शेप फ़ैट, मतलब आपके पेट के एरिया में फ़ैट ज़्यादा रहता है, टांगें बाजू नॉर्मल रहती है। इसलिए आपने अक्सर मर्दों को सुना होगा सिर्फ हमारी तोंद है, बाकी हम नॉर्मल है, सिर्फ फ़ैट हमारे पेट पे ही है। तो ये लोग फैटी लिवर के पेशेंट तो नहीं होते हैं? जिनका वज़न ज़्यादा वो फैटी लिवर के पेशेंट है। इसके अलावा ख़वातीन में ये जो फ़ैट की एक्यूमुलेशन होती है, इकट्ठे होते हैं फ़ैट, यानी कि जिस्म पे जो इकट्ठा हो रहा है, ये ज़्यादातर वेस्ट में और थाई में इकट्ठा होता है। इसको पियर शेप फ़ैट कहते हैं। जिस तरह नाशपाती होती है ना, ऊपर से बारीक और नीचे से चौड़ी होती है, इस तरह ख़वातीन में भी जो फ़ैट की एक्यूमुलेशन होती है पियर शेप में होती है, मतलब आपकी वेस्ट में और आपकी लेग्स में आपका फ़ैट की इकट्ठा स्टोरेज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से देखने में भी बुरा लगता है। और ये फ़ैट इटसेल्फ ऐसे पड़ा नहीं रहता, बाकायदा तौर पे ये कुछ केमिकल्स क्रिएट करता है, हमारी अंदर की जो फिजियोलॉजी है इसको मुतासिर करता है। तो ये फ़ैट चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, होता ये है कि ये एकदम से आपकी थाई में फ़ैट नहीं आना शुरू हुआ, इसको यहाँ तक पहुँचे काफ़ी साल गुजर गए होते हैं, जिसके अगर हम रिवर्स में जाके देखेंगे तो आपका लाइफस्टाइल नहीं ठीक, आपकी डाइट नहीं ठीक, आपको एक्सरसाइजेस की आदत नहीं है, तो ये सारे थोड़े थोड़े फैक्टर्स मिलके ये फ़ैट को एक्यूमुलेट कर देते हैं। और जब भी एक दफ़ा फ़ैट इकट्ठा हो जाता है, अब इसने रातों रात नहीं जाना। गलती होती ये है कि हम किसी टोटके की उसमें रहते हैं कि कोई ऐसा टोटका मिल जाए कि मैं एक हफ़्ते के अंदर ये फॉलो करूं, फ़र्क पड़ जाए, या कोई ऐसी क्रैश डाइट हो जाए जो मैं एक हफ़्ते के अंदर करूं, या कई लोग बूट कैंप्स ज्वाइन करते हैं जो कि वक्ती तौर पे फ़ायदा देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देते हैं। तो सबसे पहले तो जहन साजी बड़ी ज़रूरी है कि ये जो फ़ैट आपके साथ आया है
इसने जिस्म से निकल जाना है। सबसे पहले तो नीयत करना ज़रूरी है कि हमने अब इसके वो ख़त्म करने के लिए कुछ नए स्टेप्स लेने हैं। इसके बाद कंसिस्टेंटली फॉलो करना और जहन में एम रखना है 4 से 6 मंथ का। ये 4 से 6 मंथ से पहले अगर आप सोचेंगे ना हम कम करेंगे, क्योंकि अंदर की फिजियोलॉजी चेंज हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। तो हमने कोशिश करनी होती है कि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, डाइट का एक पोर्शन है जिसको हमें कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से बेहतरी आएगी। कुछ लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको दोबारा से वापस शेप में ले आएंगे। ये जो फैट इकट्ठा होने से पहले जो आपकी बॉडी शेप जो नेचुरल होनी चाहिए कि वेस्ट आपकी स्लिम हो और आपकी थाई जो है ना नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में रहें, तो ये सबसे बेहतरीन है। क्या ये जेनेटिक भी होता है कि इस तरह से अच्छा, थाइस इसमें की कहते जगह पे फैट हो? हैं कि जीन्स लोड दी गन और आपका जो लाइफस्टाइल है वो पुल्स दी ट्रिगर। यानी कि जीन्स, अगर आपके जीन्स के अंदर है भी कि आपके अंदर फैट इस तरह का स्टोर होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और आपका लाइफस्टाइल ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर लाइफस्टाइल ख़राब होगा तो ही जीन्स के अंदर जो प्री डिस्पोजिशन है किसी मसले की वो बढ़ती है। इसलिए हमने एपिजेनेटिक्स पे फोकस करना होता है कि वो वाले हालात ही नहीं देने होते जिस्म को जो कि बीमारी में कन्वर्ट होगा। इसलिए कोशिश ये रखें कि अपने लाइफस्टाइल को इस तरह का बनाएं कि हमें इस तरह के मसले आए ना। जैसे हम मोस्टली देखते हैं ना कि माँ बाप मोटे हैं तो बच्चे भी आगे से मोटे ही हैं, छोटे छोटे होंगे मगर मोटे मोटे होंगे, क्योंकि माँ बाप मोटे मोटे। किसी माँ बाप के जो मोटे माँ बाप है ना, उनके बच्चे मैंने कभी दुबले नहीं देखे। अच्छा, इसके तो अंदर क्या देखा वो ही बच्चे जाता है। पैदा भी ओबेसिटी का शिकार नहीं से नहीं नहीं, होते? पैदाइशी ओबीस नहीं होते वो बच्चे। फिर ज़्यादातर देखा जाता है वो उनके घर का किचन एक ही होता है, एक ही जगह से खाना आ रहा है। उसके बाद हैबिट्स हमारी इस तरह की होती हैं कि वालिदैन को अगर आदत है रात को जी 10 बजे 12 बजे 1 बजे खाना खाने की, तो वो बच्चा साथ खा रहा होता है। वालिदैन को आदत है जब भी खाना खाना तो साथ कोल्ड ड्रिंक लाजमी पीनी है, बच्चा वो पी रहा होता है। घर के अंदर मैदा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बाहर के प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो बच्चा बचपन से ही वही देखता आ रहा है, वही खाता आ रहा है और उसके अंदर वो मसले आ जाते हैं। और यही बच्चे को अगर, अच्छा इसके अंदर होता ही है कि अगर तो हमारे वालिदैन मोटे हैं तो हमारे मोटे होने के चांसेस 20% होते हैं। यानी कि अगर हमारे वालिदैन मोटे हैं तो हमारे 20% रिस्क हम मोटे हो जाएंगे। अगर हमारे दोस्त मोटे हैं तो हम में 70% चांस है मोटा होने। वाह क्या बात की है। तो दोस्तों के साथ ही खाना पीना होता है ना, दावतें होती हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। जो थाई का फैट है वो किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए हम एक्सरसाइजेस पूछेंगे आज। डॉक्टर सलमान फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मगर थोड़ी थोड़ी टिप्स पहले हम उसके ऊपर बात कर लें। जो घर पे सीढ़ियाँ चढ़ने वाला सिस्टम होता है, अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं जाना, बाहर वॉक नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है, मगर घर में 2 फ्लोर है, सीढ़ियाँ हैं, अगर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करें तो क्या थाइस का फैट ख़त्म हो सकता है? सीढ़ियाँ सबसे आइडियल एक्सरसाइज है और सीढ़ियाँ एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में अवेलेबल है। इसके लिए कोई आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए। डायलीमा ये है कि लोग इस डर से सीढ़ियाँ नहीं इस्तेमाल करते कि जी हमारा वज़न ज़्यादा हो गया है, घुटने ख़राब हो जाएंगे, घुटने घिस जाएंगे, जितना ज़्यादा घुटनों को इस्तेमाल करेंगे घुटने ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जबकि बिल्कुल इससे उल्टा है। अगर आप हुंजा वाली साइड पे जाएं, कश्मीर वाली साइड पे जाएं, तकरीबन 90 साल की ख़वातीन उनके घुटने ठीक होते हैं, पहाड़ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। अगर तो इस्तेमाल करने से घुटने ख़राब होने होते हैं तो वो ख़वातीन सबसे पहले उनके घुटने ख़राब होने चाहिए। सर मैं आपकी इस बात को नहीं मानती। लोग देखें दिमाग को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले दिमाग ख़त्म हो जाता है, फारग हो जाते हैं दिमाग से लोग। तो कहीं घुटने भी यही डरते होंगे ना लोग कि जो चीज़ इस्तेमाल की ख़त्म हो गई फिर क्या करेंगे? नहीं, अल्लाह पाक ने बनाया है ऐसा हमारे जिस्म को, अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ का सही इस्तेमाल, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह। बात ये थी सही इस्तेमाल, जैसे आपने कहा। और कौन सी ऐसी जो ये अब ये हमारे लिए ना टोटके हैं, जैसे आपने बताया सीढ़ी वाला, और कोई ऐसी चीज़ें जो आप घर में आराम से अगर हम फिल्म तमाशा कर सकें? एक तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अपनी रूटीन के अंदर रखें। दिन में जितना आपको आसानी लगे 5, 6, 10 दफ़ा कोशिश करें कि सीढ़ियाँ लाजमी चढ़ें। इससे आपके घुटने मजबूत होंगे, कमर हिप मजबूत होगी और आपकी थाई श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, वापस आप शेप में आना शुरू हो जाएंगे। और जो सोने वाला जो बिस्तर है जिस पे हम सो रहे होते हैं, उसको क्या सीधे फर्श पे सोना, कोई ऐसी चीज़ है? इसमें यह है कि वैसे तो सबसे बेहतर है ज़मीन पे सोना, लेकिन आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया, बेड के बगैर नहीं हम सो सकते। बेड पे सोना मना नहीं है, लेकिन बेड पे जो आपका गद्दा होना चाहिए, जिस गद्दे पे जिस मैट्रेस पे आप सो रहे हैं, वो स्प्रिंग वाला नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग के अलावा कोई भी मैट्रेस हो वो आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा। स्प्रिंग वाला मैट्रेस नहीं आपने लेना। हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाते थे कि अगर तो आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो उसे तोहफे में स्प्रिंग वाला गद्दा दे दो, आहिस्ता आहिस्ता वो मरीज बन जाएगा।
वाह। तो ये है कि ये स्लो पॉइजन की तरह आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है स्प्रिंग कोई वाला कॉफ़ी, कोई ऐसी चीज़ जो ब्लैक कॉफ़ी, कोई ऐसी चीज़ जो उसके ब्लैक फैट को कॉफ़ी काटने बहुत में अच्छी वर्क करे? चीज़ है, आपको लेनी चाहिए। ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने ऐड करनी है। गलती ये होती है कि हम चाय भी पी रहे होते हैं, साथ ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, साथ फिर कहवा ले लेते हैं, फिर रात को आइसक्रीम भी खा लेते हैं। सबसे पहले तो हमने वो वाली चीज़ें छोड़नी है जो कि हमें मोटा करने में, हमारे अंदर की फिजियोलॉजी चेंज करने में रोल प्ले कर रही है। खाना दिन में 2 दूध बार वाली खाएं। चाय भी मोटा करती है क्या? दूध वाली अगर हम चाय- शुगर ऐड ना करें, क्या दूध वाली चाय मोटा करेगी? क्योंकि फुल क्रीम मिल्क ही लोग मोस्टली यूज़ करते हैं ना, डब्बे वाले दूध, तो वो मोटा करती है वैसे? मोटा इतना नहीं Fat करती, तो उसमें होता ही है कैलोरीज तो उसमें। होती हैं उसमें, हाँ। लेकिन उसके अलावा अगर हम चाय को खाने के फ़ौरन बाद ले लेते हैं ना, तो वो हमारी कुछ न्यूट्रिएंट, खुराक के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन रुक जाती है अगर हम चाय फ़ौरन ले लेते हैं। अच्छा। तो असूलन जो चाय होती है वो ये बगैर दूध की होती है। ये जब चाय बनी थी ना, ये बगैर दूध के बनी थी, जिसे तो ये black हमारे tea and ब्लैक all, टी है, अच्छा। सबसे बेहतरीन ये है। ये सिरमानी हमारे एशिया चाय। में आके फिर इसके अंदर हमारे दूध बड़े डाल शरीर में दिया। आके दूध डल गया बीच में। अच्छा, और कोई ये जो नींबू पानी है, ये सब कुछ काम करता है? अगर नींबू हम- पानी काम करता है। आपको ये सारी हेल्दी चीज़ें, जितनी भी देसी चीज़ें हैं ना, आप लेंगे आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है वो खाने को आपने कट करना है, सिर्फ 2 बार खाना है। नाश्ता और रात का खाना मगरिब इशा के दरमियान खा लें, इसके बाद आपने खाना नहीं खाना। हम लेट नाइट, अब 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे हेल्दी चीज़ भी खाएंगे, वो बजाय के फ़ायदे को नुकसान देगी। तो जिनको थाई का फैट है, तो वो फिर आटा और चावल, ये नॉर्मली ये चीज़ें खा सकते हैं? खा सकते हैं, मना नहीं है। खाने वाली हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जिस तरीके से हम खा रहे हैं वो नुकसानदेह है। अगर आप प्योर आटा गंदम का पिसवा के लेंगे, उसमें बेहतरी है। लेकिन हमारे घर में आटा चल रहा होता है मैदे का, प्योर मैदे का आटा चल रहा होता है, रोटी प्यारी बनती है, तोड़ना आसान होता है और वो नरम लचकदार सी रोटी होती है, तो हमें अच्छी लगती है। वो वाली जो रोटी है नुकसानदेह है। चावल आप खा सकते हैं। मैं अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि आप ना चीनी, चावल, मैदा, ये 3 चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल से निकाल दें। चीनी कोशिश करें रिप्लेस कर दें, चीनी ना लें। नेचुरल आप स्टीविया ले सकते हैं, जो कुदरती मीठी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आप ले सकते हैं, लेकिन एक्सेस में नहीं लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं ना, तो कुछ देर के लिए आपको मीठा कम करना ही पड़ना है, क्योंकि मीठे में कैलोरी ज़्यादा होती हैं और ये आपके लिए वज़न को फ्यूल करता है आपका, यानी कि फ़ैट सेल्स को फ्यूल दे रहा होता है। समझाने के लिए मैं मरीजों को कहता हूँ, अगर आपने वज़न कम करना है तो चीनी एक तो छोड़ दें, मीठी चीज़ें कम से कम कर दें। चावल कोशिश करें हफ्ते में 1 आध दफ़ा खाएं, से ज़्यादा ना खाएं। मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, बेकरी का सामान, बाज़ार के खाने, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। तो क्या खाएं? जो देसी चीज़ें आपकी दादी परदादी खाती थी, जो घर में बनता था, गंदम की रोटी थी, देसी घी था आपका, ये जितनी भी सब्जियां आप खा सकते हैं, जितने फल हैं आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप गोश्त खाएं, शोरबे लें, इस तरह की नेचुरल चीज़ें आप ले सकती हैं। जितनी आर्टिफिशियल बाज़ारी चीज़ें हैं वो आपने अवॉइड करनी है, बाज़ारी तेल आपने अवॉइड करने हैं। ठीक है, डॉक्टर सलमान हमारे साथ ही हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पर करके दिखाएंगे जो कि थाई फैट के लिए बड़ी कारआमद है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर सलमान फिरोज़ जो हैं यहाँ पर हमें एक्सरसाइजेज सिखाएंगे जो कि थाई फैट के लिए है, कारआमद है। आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज हमने डिज़ाइन इस तरह की हैं कि वो लोग जो जिम नहीं जा सकते, ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन घर में रह के कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम स्टेयर्स को यूज़ करेंगे। आ जाए स्टेयर्स के लिए इधर। हर घर में सीढ़ियाँ तो होती हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी का एक स्टेप चाहिए। आपने क्या करना है कि बिल्कुल नरम से कंफर्टेबल से कपड़े पहन के दिन में 2 से 3 मरतबा इस तरह सीढ़ी के ऊपर इस तरह चढ़ना है। दूसरा स्टेप, वापस ये हाथ इधर रख के बार बार आपने ये करना है। अच्छा, अब करते वक्त गलती क्या होगी, ये एक स्टेप आपने छोड़ना है। आपने क्योंकि एक स्टेप छोड़ा है, क्योंकि सीढ़ी का स्टेप थोड़ा ऊंचा होता है ना, हाँ, तो बिल्कुल नीचे है। ओके। तो ये इसलिए हम ये सिंगल ही स्टेप इसको तो जो लोगों ने करना है वो बस अपने एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप के ऊपर करें। गलत आप तब कर रहे होंगे जब आप पाँव मारेंगे और धड़ाम की आवाज आएगी। ये जो मैंने किया है। हाँ, आपने क्या करना है, बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जो हम पाँव रख रहे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है। ठीक है। आपने दिन में 2 से 3 मरतबा इसको करना है और 1-1 मिनट के लिए करना है। अगर आप रोजाना करना शुरू करेंगे तो आपको कभी भी घुटनों की दर्द, कमर की दर्द नहीं होगी और आपका बैठ के उठना, सीढ़ियाँ चढ़ना फिरना वो आसान हो जाएगा। इससे आपके घुटने मजबूत हो रहे हैं, बड़ी बेहतरीन। अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए करेंगे, बेस्ट कार्डियो है आपके लिए। ठीक है, कितने 3 स्टेप्स कर लें? 3 स्टेप, सुबह दोपहर शाम 1-1 मिनट के लिए। वाह वाह वाह। अच्छा, ज्यादा ये जो है ना काउंटिंग भी नहीं बताते, आपको मिनट बता रहे होते हैं टाइमिंग के साथ ऐसे ऐसे। हाँ, फिर हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरा काम ये है कि ये सबसे आइडियल बेस्ट एक्सरसाइज है। आपने एक टांग आगे करनी है,
एक टांग पीछे करनी है। अब जो आगे वाले घुटने को बेंड करना है, हाथ इधर रखने हैं। इस पोजीशन में आपने पिछले वाला ये घुटना पीछे सीधी रखनी है। हाँ, पीछे वाला सीधा रखना है, पंजे पे आना है, पीछे वाला पाँव पंजे पे रहेगा। अब इस पोजीशन पे आप नीचे आएंगे, घुटना जमीन के साथ टच नहीं होना चाहिए, फिर वापस ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर वापस ऊपर जाना है। आपकी एक तो बेली फैट इससे कम होगा, आपके हिप के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, घुटनों पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। बहुत प्रेशर पड़ रहा है, और ये अगर आप रोजाना करेंगे आपको कभी घुटनों की दर्द होगी ही नहीं। अच्छा। 1 मिनट राइट साइड पे, फिर 1 मिनट लेफ्ट साइड पे। करते वक्त कोशिश करना कि शीशे के सामने आप कर रहे हो, ताकि आपका एंगल ना खराब हो, क्योंकि घुटना कई दफ़ा अंदर हो रहा होता है, हम टेढ़े मेढ़े कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल फॉर्म, कमर सीधी, पोस्चर बिल्कुल सीधा, इस पोजीशन में, इसको लंजिस कहते हैं। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, रोज़ाना सुबह दोपहर शाम 1-1 मिनट के लिए इसे दोनों साइड्स पे करना है। थाई मजबूत रहेंगी, आपका जो है ना बॉडी शेप में रहेगी, वेस्ट लाइन आपकी ठीक रहेगी, मजबूत रहेंगे, घुटने कमर हिप मजबूत हो रहा था, घुटनों पे प्रेशर। वेरी नाइस। इसके बाद आप बेड पे या ज़मीन पे कोई मैट बिछा के, वैसे इस एक्सरसाइज पे मैं बेड पे लोगों को कहता हूँ कि करें, ज़्यादा बेहतर है। पीछे से पंजों पे आना है, इस तरह आपने खड़े होना है, हाथ इधर होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, हिप को इस एड़ी के साथ ऐसे टच करना है, यानी कि हिप ऐसे पीछे लेके जाने हैं, ये ऊपर आना है वापस। अच्छा, पीछे लेके जाने हैं, ये ऊपर आना है। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है, आपकी पूरी बॉडी को टोन करती है, पूरी बॉडी की शेप बेहतरी की तरफ आएगी। बिल्कुल आसान है। अच्छा। 1 मिनट के लिए करना है, सुबह उठते साथ करें बेड पे। प्रेशर किधर आ रहा है? आपके हिप पे, थाई पे, बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट हो रही है ये। और उसके बाद जो आपके कंधे सारे ढलके रहते हैं सारा दिन, वो रिवर्स होंगे, ये पूरी बॉडी से शेप में आएगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है। नाइस, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है, आपने इसी बेड पे ऐसे लेटना है, पाँव इधर रखने हैं। अब इस पोजीशन पे आपने हाथ ऐसे, हाथ नीचे आएंगे, आपका हिप ऐसे ऊपर जाएगा। अच्छा, ये आपकी कोर टाइट हो रही है, आपके हिप के मसल टाइट हो रहे हैं, वेस्ट लाइन आपकी नॉर्मल होगी, थाई का फैट कम होगा। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, और अगर आप रोजाना ये करते हैं तो आपकी, जिसे कहते हैं ना, बुलेट प्रूफ हो जाती है। आपकी कमर और आपके घुटने बुलेट प्रूफ हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेज आपने दिन में 2 से 3 मरतबा करनी है, और 1-1 मिनट के लिए करनी है। अच्छा, और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपको लगता है कि जैसे 60-70 के लोग हैं, ठीक है, अब वो तो आपने जैसे ये वाली घुटनों वाली बताई, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग कर सकेंगे, तो उनके लिए, बुजुर्ग हजरात जो हैं, उनके लिए क्या होगा? अब थाई के फैट तो जाहिर सी बात है सबको इरिटेट करते हैं, ऐसी तो कहीं भी फैट हो, फैट तो बुरा ही है, तो उनके लिए क्या होगा? अच्छा, क्योंकि देखें ना, अगर थाई का फैट है, वो सबसे ज़्यादा जो है ना प्रेशर देता है घुटनों के ऊपर, हैवी प्रेशर आता है। ऐसे ही। अच्छा, उसके लिए ये है कि क्योंकि इसके अंदर बैठना ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो कई लोगों के घुटने फोल्ड नहीं होते ना ज़्यादा, तो कोशिश करें बेड पे करें। लेकिन अगर ये वाली एक्सरसाइज मुश्किल हो रही है, पॉसिबल नहीं है करना, आप एज ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, नहीं हो सकती नीचे वाली, तो आप बैठ के कर सकते हैं। इस तरह बैठें, टांग ऐसे सीधी करें, अब इधर रोक के रखनी है टांग, इधर फिर आपने इसको राइट लेफ्ट करना है इस पोजीशन में। कमर सीधी रखनी है, कमर ढीले नहीं रखनी। जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, जहन में ये रखना है कि करते वक्त आप खूबसूरत लगें। बिल्कुल अपराइट पोस्चर, कोई भी चीज़ आपकी ढलकी ढीली ढुली ना हो। इस पोजीशन में आप टांग को इस तरह हिलाएंगे। अगर आप इसे करें, आपको फील होगा कि आपके थाई के मसल टाइट हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। जब नीचे के बेस के मसल मजबूत होंगे, ये पाँव आगे से ऊपर रखना है? नहीं, ढीला रखना है। अच्छा, ढीला रखना है, बिल्कुल ढीला रखना है। और इसको आपने थाई को ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट करना है, अकड़ा के रखनी है, घुटने को अकड़ा के रखना है, और ये थाई आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इधर आपने 1 मिनट राइट साइड पे करना है, और सेम यही को 1 मिनट आपने लेफ्ट साइड पे करना है। बिल्कुल एक्सरसाइज बड़ी इजी है। जब हम राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो अंदर के और बाहर के मसल भी एक्टिव हो रहे हैं, और थाई के मसल इसे रोक के रखने की वजह से एक्टिव हो रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ये नहीं कर सकते, जो नीचे घुटनों को नहीं फोल्ड कर सकते। सीढ़ियाँ आप कर सकते हैं, लंजीज अगर आप पूरे नहीं करते, आधे कर सकते हैं, ये तो बैठे बैठे आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अच्छा, जिन लोगों को क्रैम्प्स का बड़ा इशू होता है इसी वजह से, क्योंकि थाई पे जब फैट होता है तो क्रैम्पिंग भी बहुत होती है, बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए क्या हो सकता है थाई के क्रैम्प्स के लिए? अच्छा, क्रैम्प्स के लिए बेसिकली होता ही है कि पीछे वाली साइड पे अक्सर लोगों को क्रैम्प आता है, या पिंडली में क्रैम्प आता है। और इस क्रैम्प के आने की बेसिक वजह ये है कि हमारे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। या तो नमकियात की कमी हो जाती है, या नीचे टांगों में खून की सर्कुलेशन नहीं बेहतर होती। एक तो अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं, तो आप चलना फिरना अपनी रूटीन में रखें, ताकि खून की गर्दिश नीचे टांगों में बेहतर हो। स्ट्रेचिंग लाजमी किया करें, टांगों को नरम लाजमी करें, और हफ्ते में 1 आध दफ़ा मालिश लाजमी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करें। ये किस एज के बाद शुरू कर सकते हैं? क्योंकि अब तो देखें ना,
हमें ये कहा जाता है कि राइट आफ्टर 35 इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो कि रात के टाइम पे अगर लें तो बहुत अच्छा है। और विद डी, अगर सुबह विटामिन डी की भी जो अगर कैप्सूल्स जो डेली वाली हैं या फिर वीकली या फिर महीने वाली अगर वो उसके साथ इस्तेमाल कीजिए तो और अच्छा कहते हैं। तो मुझे सिर्फ इसके बारे में बता दें कि ये जो एज फैक्टर्स है किस में आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे इसको? वैसे ये है कि अगर तो आपकी सप्लीमेंट कहते हैं इन एडिशन टू फूड, अगर तो किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आप अपनी खुराक से पूरी कर लेते हैं तो फिर तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में हमारी खुराक के अंदर सब्जियां हैं ही नहीं। मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलता है? हरे पत्ते वाले सब्जियों से मिलता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, वहाँ से हमें मिलता है। इसके अलावा हमें नट्स से मिलता है, कद्दू के बीजों से मिलता है। जब ये चीज़ें हमारी रूटीन में कम होती हैं तो फिर हमारी कमी आती है। तो हमें चाहिए ये कि जैसे आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो रही है तो फिर कुछ सप्लीमेंट की सपोर्ट आपको ज़रूरी है, साथ आपकी डाइट अच्छी होनी ज़रूरी है। ऑल राइट, और टेक अ ब्रेक। हमारे पास डॉक्टर सलमान फिरोज़ जो हैं अभी वो आपको और भी एक्सरसाइजेज बताएंगे, तो आप ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। जो थाई का फैट होता है उसको किस तरह से डिज़ोल्व किया जा सकता है अपनी बॉडी पे, आज सारी एक्सरसाइजेज हमने आपको बताई हैं। ये बड़ी कारआमद चीज़ें, इनको ज़रा घर पे किया भी कीजिए। इतनी एफर्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास माहिरीन, एक्सपर्ट्स, ठीक है, वो आते हैं आपके सामने सब कुछ करके दिखाते हैं, इसलिए ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। देखें ना, इंसान कपड़े पहने अच्छा ना लगे तो क्या फ़ायदा। और ये कोई, मैं ये नहीं कह रही कि हम मोटापे को प्रमोट करें, हम मोटापे के बारे में बात करें। बात ये है कि आपकी फिगर में अगर आपको कहीं से भी कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है, कोई ऐसा जोन जहाँ पे आपको लगता है ये फ़ैट बहुत ज़्यादा है, ये चर्बी मुझे जो है तंग कर रही है, तो वो आपकी जिस्म की एक्चुअली वो है ही नहीं, उसका आपके जिस्म का हिस्सा ही कोई नहीं है। उसको आपने ख़ुद से ज़बरदस्ती दावत दी है। ये वो मेहमान है जिनको आप जाने को कह ही नहीं रहे। ये वो मेहमान है जिन्होंने खाया पिया, आप उनको निकालें अपने जिस्म से, ठीक है। तो इसको एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, अपनी डाइट कंट्रोल करें, जिसकी वजह से ताकि आप ये अपनी थाइज़ जो है ना उसको नॉर्मल कर सकें। अच्छा, अब जो थाई की फ़ैट होती है उसके साथ जो पेट की चर्बी होती है डॉक्टर साहब, तो जो साइड जिसको हम पता नहीं पल्ले हैं क्या पल्ले भी कहते हैं। पल्ले, हाँ। ओह नाइस, पल्ले। तो ये पल्ले जो है ये भी हो जाते हैं एंड दैट लुक्स आल्सो वेरी बैड। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, फैट जो है ना एक इसका पूरा पैटर्न है इकट्ठा होने का जिस्म में। गलती होती है, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी थाई में फ़ैट है। ओवरऑल सारे जिस्म में फ़ैट आता है, और ये वाला जो फ़ैट है ख़वातीन में, इसको स्टबन फैट कहते हैं। फर्स्ट टू कम्स लास्ट टू गो। सबसे पहले आपकी थाई पे फैट आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सबसे एंड पे ये जाता है। मतलब नीचे से फैट शुरू होता है? नहीं, ये एक्यूमुलेशन होती है ना। मर्दों में सबसे पहले फैट आता है साइड वाला, अच्छा, यानी कि पेट में आएगा, ये तोंद आएगी या साइड वाला आएगा। ओके। खवातीन में सबसे पहले फैट आएगा या वेस्ट लाइन पे फैट आएगा या आपकी थाई पे फैट आएगा। और आता ये सबसे पहले है लेकिन जाता ये सबसे लास्ट में। इस वजह से फ़ैट लॉस के जब हम प्रोसेस में होते हैं, चाहे आपकी थाई में फ़ैट है, चाहे आपका पेट पे फ़ैट है, चाहे आपके बाजू नीचे से लटके हैं, ये जितना भी फ़ैट है इसने जाना एक ही प्रोसेस से होता है। डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, आपने इसको थ्रू आउट फॉलो करना होता है। अपने जहन में गोल रखना होता है 4 से 6 महीने का। ये 2-4 दिन हफ्ते की गेम नहीं है। लोग क्रैश डाइट करते हैं, यानी कि एग डाइट कर रहे हैं जी, सिर्फ कॉफ़ी डाइट कर रहे हैं जी, हफ्ता बस खा रहे हैं, उसके बाद हफ्ते के अंदर वेट कम करते हैं। तो जब हम इतना कम खाते हैं हमारे जिस्म का वाटर वेट जाता है, यानी कि जिस्म के अंदर जो पानी होता है या पानी जिस्म से निकल जाता है, या आपका जो गोश्त है, जो लीन मसल मैस है, वो निकल जाता है। फैट उधर का उधर रहता है। तो फैट को अगर हम कम करना चाहते हैं तो जितना स्लो जाएगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, कोई जूसेस, कोई ऐसी चीज़ें जैसे आजकल बड़े ट्रेंडिंग में चल रही है ना, ABC जूस एंड ऑल दैट, जिसमें चुकंदर होता है, मौसमी होता है, ग्रेप फ्रूट जूस जो है वो कहते हैं बड़ा फैट, स्टबन फैट को भी कट कर देता है। इसमें क्या सच्चाई है और कितना काम करता है आपकी एक्सरसाइज से हट के? मतलब जैसे अगर एक्सरसाइज आपकी बॉडी में 40% काम कर रही है तो क्या ये भी आपकी बॉडी में 40-60% काम करता है? ये बाकायदा तौर पे स्टिमुलेट करता है। जो ABC जूस की आप बात कर रही हैं, एप्पल, बीट रूट और कैरेट, ये 3 चीज़ें इसमें डली होती हैं। एडेड जिंजर एज वेल वी कैन, हाँ, वो फ्लेवर को बेहतर बनाने के लिए नींबू, जिंजर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि ये जो चुकंदर है ना, बेसिकली ये हमारी खून की नालियों को नरम करती है। इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। आपके खून की नालियाँ लचकदार, नरम होंगी
तो होगा क्या कि आपकी सारी स्किन में, सारे मसल में खून की सर्कुलेशन ज़्यादा बेहतर होगी। जितना प्रॉपर खून सर्कुलेट करेगा सारे जिस्म में, उतना ही आपकी ऑक्सीडेशन, जो फैट का इस्तेमाल है, वो बेहतरी की तरफ आएगा। अच्छा। इसके अलावा खून की नालियों के साथ साथ ये दिल की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। लेकिन चूंकि वो लोग जिनका ऑलरेडी फैट ज़्यादा है वो इसको प्योर फॉर्म में ना लें, यानी कि अगर आप 2 गिलास भर के या 1 मग्गा भर के सेब का जूस, चुकंदर का जूस और गाजर का जूस मिक्स करके लेंगे, इसमें भी कैलोरीज होती हैं। इसको डाइल्यूट करके लें, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करके सिप सिप करके आप सारा दिन में पीते रहें। 1.5 लीटर की बोतल में 1 गिलास डालें और उसे सिप सिप करके पीते रहें। अगर हम इसको डाइल्यूट करके पीते हैं तो इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके दिल के अमराज के लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ भी इसको डाइल्यूट करके पी सकते हैं अपनी कैलोरीज के अंदर रह के, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये एज अ स्टिमुलेंट काम करता है, आपकी फ़ैट बर्निंग को भी एक्टिव करता है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये जो डाइट है इसका भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ, मोटापा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपने जिस्म में रखें, ये एक बीमारी भी होती है और ये बीमारी आपके जिस्म में आस्ता आस्ता फैलना शुरू कर देती है। तो इसके लिए जैसे अब कुछ लोग लेमन की भी बात करते हैं कि लेमन का इस्तेमाल अगर पानी में सुबह सुबह नहार मुँह, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह, क्या ये सेफ़ होती हैं? क्या इनको भी इस्तेमाल करने से जो स्टबर्न फैट या फैट है वो कट होता है? निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पानी, नीम गर्म पानी के जी, साथ? इसका जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि हमारा जो ब्लड की पीएच है ना, वो अल्कलाइन होती है नेचर में। जब हम ये एसिड सोर्स, किसी किस्म का भी एसिड, किसी किस्म का भी सिरका, जिसमें सेब का सिरका सबसे ज़्यादा इसमें मशहूर है और फ़ायदेमंद भी है। अगर हम 2 चम्मच 1 गिलास पानी में सेब का सिरका डाल के पी लेते हैं, और सेब का सिरका भी सारे सेब के सिरके अच्छे नहीं है, कुछ सिंथेटिक होते हैं, यानी कि बने बनाए या कलर डाला होता है, आम सिरके के अंदर फ्लेवर डाला होता है। जबकि सेब का सिरका घर में आराम से बन सकता है, आराम से बन सकता है, अगर तो आप घर में बना सकते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है। तो सेब का सिरका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका एक तो फैट को भी रोकेगा, अगर आपका वजन ज़्यादा नहीं है आपको लेना चाहिए, आपको मोटा नहीं होने देगा। अगर आपका वजन ज़्यादा है आप लेंगे, आपका फैट बर्निंग तेज़ हो जाएगा, आपका अंदर का जो इंजन है मेटाबॉलिज्म वो तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, आप ये लेंगे आपकी शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। क्या बात है। ओवरऑल हेल्थ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसमें। हाँ, अच्छा, ये आज मेरे YouTube चैनल पे देखिएगा, मैं आज ही बनाना सिखाऊंगी छोटी सी शॉर्ट रील में, तो आप उसको घर पे किस तरह बना सकते हैं। वेरी इजी, मैं तो बनाती हूँ बेस्ट एप्पल साइडर विनेगर और अपना ताज़ा होता है। मुझे ये बताइएगा, ये जो स्टमक के इश्यूज़ होते हैं कहीं इसकी वजह से तो नहीं होते? किसी को, कुछ लोग कहते हैं ना कि ना पिए नुकसानदेह हो जाता है, ये चीज़ें क्लियर कर दें। अच्छा, मैदे में जो लोगों को आज तक सीने की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, वो ज़्यादातर होती है मैदे का तेज़ाब कमज़ोर हो जाता है। अब उस कमज़ोर तेज़ाब में हम जो एंटी एसिड्स लेते हैं वो तेज़ाब को और कमज़ोर कर देते हैं, यानी कि मैदे का जो तेज़ाब है इतना पावरफुल है कि अगर हम उसे इस टेबल पे उल्टाएंगे तो वो टेबल बाकायदा तौर पे पिघलना शुरू हो जाएगा। अब ये उम्र के साथ साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इसकी ताकत कम हो जाती है। तो ये जितने भी आपके एसिडिक चीज़ें हैं, आपका लीमू हो गया, खाने के साथ आप लीमू ले सकते हैं, खाने के बाद आप सेब का सिरका ले सकते हैं, ये उस मैदे के तेज़ाब को सपोर्ट देता है, ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जिनको मैदे में अल्सर है, हाँ, उनके लिए नुकसान दे, उनके लिए अगर तेज़ाब बढ़ेगा नुकसान होगा। और नहार मुंह बता दीजिएगा। निहार मुंह एम्प्टी स्टमक सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, सुबह उठते साथ लेंगे वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद। बट सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको एसिडिटी का मसला है, सीने में जलन है, तो वो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे साथ तो डाइट भी डिस्कस कर दी, आपने हमारे साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस कर दी। जाहिर सी बात है, इज़ डॉक्टर, तो इनको फिजियो कि ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है ना लोगों को करवाते हैं, तो इनको डाइट का भी पता है, रेकमेंड करते हैं, इनको एक्सरसाइज का भी पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अपना बहुत ख्याल रखिए। आज हमने फ़ैट किस तरह से बर्न करना है थाई का, उसके ऊपर बात की है, और अब हम नेक्स्ट किसके ऊपर बात करें ये आपने हमें कॉमेंट में बताना है, ठीक है? हमारा शो देखते रहिए, हम एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ज़बरदस्त चीज़ है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हवाले से। नाज़रीन, अगर हम सिर्फ पंजाब की ही बात करें, ठीक है, तो जनवरी 2025 से लेकर अब तक जो है ना नाज़रीन, वो ट्रैफिक हादसात में 29% जो है वो इजाफ़ा हो गया है। पिछले साल की अगर आप बात करें तो उस टाइम पीरियड में 30,000 जो थे वो एक्सीडेंट्स जो हैं वो काउंट हुए थे, और इस साल जो है वो 38,000 एक्सीडेंट्स जो है वो हो चुके हैं। मतलब देखा जाए तो 29% जो है वो इजाफ़ा हो चुका है।
अब इनमें अगर इसको डिवाइड किया जाए या बात की जाए कि किस वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इनको कैलकुलेट किया जाए कि रीजंस वाइज क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो 43% एक्सीडेंट्स जो हुए हैं वो नींद आने की वजह से हुए हैं। बाकी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से, या फिर रोड में किसी की गाड़ी ख़राब है उसकी वजह से, किसी का टायर फट जाए उसकी वजह से, या फिर जो पैडल रोड नहीं होता जहाँ से लोग चल रहे होते हैं फुटपाथ पे, उधर भी कोई गाड़ी मार के चला जाए या गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से जो है ना, या स्लिपरी रोड की वजह से कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं ना वो है लोगों को नींद आने की वजह से कि गाड़ी चलाते हुए वाइल ड्राइविंग। इफ़ यू गोइंग इन द मोटरवे पे गाड़ी में जो है ना शदीद नींद आती है, बंदे को पता नहीं चलता और वो जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है। मोस्टली केसेस यहाँ से रिसीव हुए हैं। अब ये हमारे वहाँ एक ऐसे तलबा हैं कराची से, ठीक है, तो जिन्होंने एक ऐसी ज़बरदस्त क्लासेस इजाद की है नाजरीन कि जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको नींद आ रही है और वो आपको सोने नहीं देती। तो ये कौन से क्लासेस हैं, ये कौन से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्लासेस इजाद किए हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे पास कराची से मौजूद हैं हमज़ा और हारून। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, हारून। अस्सलाम जी, हाउ आर यू? हमने बनाया ना एंटी कार एक्सीडेंट क्लासेस बेसिक, हाँ, तो मैं यही तो बता रही हूँ जिनका लोगों यूज़ को, होता है जो लोग यही तो बता रही हूँ लोगों को कि हमज़ा और हारून ने बनाया कराची से। मुझे ये बताइएगा कि ये ख्याल आपको कहाँ से आया? कोई ऐसा ख़ास वाक़या था जिसकी वजह से आपको क्लासेस इजाद करने का ख्याल आया कि हमने ऐसा काम करना है? बेसिकली हमारे एक रिलेटिव थे जिनका गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया था। वो ख़ुद गाड़ी चलाते हुए सो गए थे, जिसकी वजह से हमने ये क्लासेस बनाए कि अगर कोई गाड़ी चलाते हुए सो जाए तो वो बच जाए। वाह, हारून से भी बात करेंगे। हारून, इसको पहनते किस तरीके से हैं? गाड़ी चलाने वाला इसको यूज़ किस तरह से कर सकता है और किस वक्त इसको यूज़ करना ज़रूरी है? ये बेसिकली हम गाड़ी चलाते हुए इसका यूज़ कर सकते हैं। हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकते हैं। आप जिस तरह देखें मेरे बराबर वाले शख्स ने चश्मा पहना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं कि ये यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, अब देखें, जैसे ही इस बंदे की आंख बंद होगी चश्मा बजना शुरू हो जाएगा। वाह, मगर ये क्या चश्मा जो है ये सोने नहीं देता, जगा के भी रखता है, या सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको नींद आ जगा रही के है? रखते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं ना, ये बेसिकली उनके लिए है। अच्छा, आँखों को डिटेक्ट करता है कि आपकी आंखें जो है ना वो बंद ना हो जाएं? इसके अंदर कोई ऐसे सेंसर्स लगे जी, हैं? हमने इसके आगे ना IR सेंसर लगाया है। हाँ, जी, सेंसर्स लगे हुए हैं। और ये कितनी देर तक आंख बंद रहे तो फिर ये सेंसर बोलना शुरू करता है, ये काम करता है? बेसिकली हमने इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है जो लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। इसकी लाइफ वैसे तो 1 साल से भी ज़्यादा चल सकती है, लेकिन ये बचता रह सकता है। नहीं, अगर जैसे हम आंख झपकते भी हैं, ठीक है, अब आंख ऐसे ब्लिंक तो होती है हमारी, तो उस टाइम पे ये सेंसर एक्टिवेट तो नहीं हो जाएगा कि भाई हम तो नॉर्मल, जैसे मैं भी बात कर रही हूँ मेरी आंख नहीं, उस बंद टाइम भी पे हो रही, एक्टिवेट नहीं होता। उस आंख के झपकने पे तो ऐसा नहीं होगा ना? ये कितनी देर तक आंख बंद रहेगी तो एक्टिवेट होगा, फिर ये सायरन बोलेगा? इसका सायरन हमने इस तरह यूज़ किया कि काफ़ी टाइम तक 1 घंटा भी चल सकता है। अच्छा, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम आंख को झपकते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त ये सायरन नहीं बजता, सेंसर काम नहीं करता। मगर आंख अगर बंद हो जाती है, कितनी देर तक ये आंख बंद होगी तो ये सायरन बोलेगा, ये एक्टिवेट करेगा, सेंसर एक्टिवेट ये करेगा? प्रॉपर डिटेक्ट करता है। जैसे ही बंदा, इसको सेंसर को डिटेक्शन फील होती है कि बंदा सोने जा रहा है, तब ये बजना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसे अगर किसी को नींद नहीं आ रही सपोज़, और उसने ये चश्मे पहने हुए और वो आंख बंद कर लेता है 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकेंड्स, ऑल दैट, तो क्या फिर भी ये सायरन बज जाएगा अगर नींद नहीं आ रही, सिर्फ आंख बंद है? नहीं, अगर हमने ना इसकी रेंज सेट करी है तो हम जिस हिसाब से इसकी रेंज सेट करेंगे ना, उस टाइम के हिसाब से ये बजेगा। अच्छा, आपने आजमा के भी देखा है? कोई आपने ड्राइविंग की, ऐसे इसको फील किया कि किसी को नींद आ रही हो, उसको पहनाया हो, ऐसी टेस्ट ड्राइविंग करवा के ये पहना के चेक किया आपने?
हमने ड्राइविंग में तो इसका यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने सोने के लिए ट्राई इसको ज़रूर करा है। अच्छा, तो इसको ड्राइविंग पे भी ट्राई करके देखिए ना, आपको गवर्नमेंट लेवल से कोई पजीराई मिली जब आपने ये ईजाद किया? नहीं, हमें अभी तक तो किसी ने वो अप्रोच नहीं किया, लेकिन हमने इसको और एडवांस करना है। तो एडवांस करने के लिए क्या सहूलतें चाहिए, क्या चाहिए? किसी कंपनी ने अभी आपको स्पॉन्सर किया इस ग्लासेस के लिए, इस ईजाद के लिए? अच्छा, मुझे उनसे भी बात, बेसिकली अभी तो इसमें हमने 4th जनरेशन का यूज़ किया है। अच्छा, मुझे हारून से भी बात करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम हारून। जी जी। जी हारून, क्या कहेंगे कि आप वालेकुम अस्सलाम। अभी कोई आपको ऐसे किसी ने आपको अप्रोच किया, किसी कंपनी से रब्ता हुआ, कहीं आप लेके गए, किसी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की रिगार्डिंग दिस? नहीं, अभी तक तो किसी ने अप्रोच नहीं किया हमें, किसी कंपनी वगैरह ने ना, किसी ने भी। तो आपकी एफर्ट है, आप भी ये करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं कंपनीज़ को, जी किसी हम करना इदारों को? चाहते हैं। वाई नॉट, एक अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। जी, जी। किसी कंपनी, किसी स्पॉन्सर को दिखाइए, ज़रा अगर आपको मिल जाता है तो ये वर्ल्ड वाइड जो है फेमस हो जाएगी। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट लेवल को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे काम को पजीराई मिलनी चाहिए और इस चीज़ को बाकायदगी से जो है ना देखें कि अगर काम बहुत अच्छा है तो फिर इंटरनेशनल लेवल जी। पे जो है ना इसको लॉन्च किया जाए। थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक। अच्छा जी नाज़रीन, Thank you. आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप ड्राइव करें, जैसे अगर मोटरवे पे आप जाते हैं, वहाँ पर तो आपको पता है बहुत नींद आ रही होती है और आपको आइडिया नहीं होता क्योंकि आप एक ही स्पीड पे जो है ना मोटरवे पे अपनी ड्राइव कर रहे होते हैं और वो एक स्मूथ रोड होती है ना, तो उसमें ना नींद बहुत आती है, आपको झपके ऐसे आते हैं। तो अगर आप कभी ट्रैवल करें तो आप अपनी नींद को पूरी करके जाएँ। अगर आपको कहीं से भी आपको हल्की सी बोरियत फ़ील हो रही है, थकावट फ़ील हो रही है या नींद आ रही है, तो फिर वहाँ पर मोटरवे में बड़े रेस्ट प्लेसेस बने हुए होते हैं, वहाँ पर रुक के थोड़ी देर गाड़ी रोक के रेस्ट कर लें। वो स्पेस आपके लिए बनाई गई हैं, वो जगहें आपके लिए बनाई गई हैं। देखिए मोस्टली लोगों के एक्सीडेंट्स इसी वजह से होती है क्योंकि जो गाड़ी है ना वो स्मूथ रोड पे एक ही स्पीड में आप लोग भगाए जा रहे होते हैं। आपने साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने लोग, सवारियाँ, पता नहीं क्या क्या बिठाई हुई होती हैं एंड देन यू डोंट इवन केयर अबाउट इट। इवन आप हीरो बनने की कोशिश ना करें। घर पे या जहाँ पहुँचना है आपको वहाँ पर ये मत बताएं कि मैं तो रुका भी नहीं हूँ, मैं तो पहुँच गया, मैं तो एक ही रूट में एक निकला हूँ और मैं सीधी एक स्पीड से मैंने लगाई है गाड़ी और मैं आ गया हूँ। इसमें हीरोइज़्म ना दिखाइए। नींद आए तो रुकें, इसी में समझदारी है। अगर आपकी कोई वो लिखा हुआ भी आता है कि बार बार लिखा आता है कि अब एक बार हमेशा के लिए लेट होने से बेहतर ये है कि लेट हो जाए मगर हमेशा के लिए लेट ना हो। तो जो मोटरवे पे आपके रेस्ट प्लेसेस आते हैं उनको इस्तेमाल करें, वो आप लोगों के लिए बने। चाय पिएं वहाँ पर, ज़रा पानी पिएं, ठीक है, मुंह धोएं, वॉशरूम है, कोई कॉफ़ी पी लें, ठीक है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। तो जो कुछ करना है, खाने पीने के स्पॉट से लेके सब कुछ, अपनी फैमिली को भी गाड़ी से भी वैसे थोड़ा निकलें बाहर, इतने दूर के जो सफ़र होते हैं थोड़ी टांगें सीधी करें, थोड़ी हवा लगाएं। फिर वैसे भी मोटरवे में आप जाएं तो थोड़ा सा शीशा कभी कभी ना थोड़ा गाड़ी चला के कोई 15 मिनट 20 मिनट के बाद थोड़ा सा शीशा खोला करें, बाहर की एयर लेंगे तो वो नींद की खुमारियाँ नहीं आएंगी। बबल गम का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, वो इस्तेमाल किया कीजिए। सुपारी खा लें, कोई सॉफ्ट मुंह में चबा लें, कोई ऐसी चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में, गाने सुन लिया करें। तिलावत जो है वो लोग मोस्टली सुनते हैं, तिलावत कुरान पाक सुन लिया करें, तर्जुमे के साथ लगा लिया करें। बड़ा फोकस होते हैं आप उसमें कि आप तर्जुमा भी सुन रहे हैं और आप फोकस होते हैं और तिलावत में वैसे ही सवाब है। कुछ भी जो आपको सूट करता है उस हिसाब से, या फिर कोई आपके साथ बैठा है तो उससे बातें कर लिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।